interesting today, and I hope that you are well. My dear student, this is the last video of this chapter. ये जब प्रक्रम का अंतिम वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो YouTube पर जाकर अपलोड कर चुका हूँ। अब जाके सारे वीडियो का लाभ उठा सकते। यदि आपने उस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा है तो फिर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आज मैं आप सबों को क्वेश्चंस आंसर बताने वाला हूँ, यानी कि प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाके चैप्टर पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया गया है कि आप जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो जीवों में होने वाली वे सारी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब प्रक्रम क्या? प्रक्रम जैसे कि हो गया आपका पोषण हो गया, शोषण हो गया, है ना, उत्सर्जन हो गया। ये सब प्रक्रिया मनुष्य के शरीर में निरंतर चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुकोशिकीय जीवों में O2 का ग्रहण विषम प्रक्रिया द्वारा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसका शरीर जो होता है, इसका जवाब होगा इसका शरीर जो होता है वह जटिल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए यानी कि विषम की प्रक्रिया द्वारा O2 का अवशोषण नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की 2 विधियां, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? उस प्रकार का जीव या उस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद परपोषी किसे कहते हैं? तो उस प्रकार का जीव जो अपना भोजन खुद तैयार न करके दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उस प्रकार के पोषण को या उस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बुक्स में क्या दिया गया है? हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो हरे पौधे में यानी कि स्वपोषी पोषण होता है, क्योंकि वह अपना भोजन खुद तैयार करता है, इसलिए क्या कहते हैं? उसको स्वपोषी कहते हैं। यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज चैप्टर को आप जाकर पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे हम बोल रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो जंतुओं में पोषण की 2 विधियां, एक होता है जंतुओं में पोषण की परपोषण की विधियां है, यानी कि परपोषी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसीलिए क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है, परपोषण की कितने विधियां होते हैं? तो परपोषण की 3 विधियां होती हैं। एक होता है आपका मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव मतलब मृत शरीर यानी कि पौधे के मृत शरीर या जंतुओं के मृत शरीर से भोजन को ग्रहण करता है, उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, मृतजीवी जीव कहते हैं। इसके बाद है परजीवी पोषण, इस प्रकार का पोषण जिसमें दूसरे जीव के संपर्क में, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? हम परजीवी पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला दिया गया आपका प्राणी संपोषी, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन कंप्लीट फूड के रूप में ग्रहण करता है, उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। आगे प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो C6O2 + 12H2O, सूर्य की उपस्थिति क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 और +6O2 और +6H2O, है ना, यानी कि यह जो हो गया रासायनिक फार्मूला हो गया। ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 वह जो है भोजन के रूप में निर्माण करता है। तो अगला प्रश्न वही दिया गया आपके बुक्स में, आपके चैप्टर में, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? तो उप उत्पाद के रूप में वह ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि फूड के रूप में, वह भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में ही क्यों होती है? क्योंकि इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसीलिए वह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है?
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में H2O की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इन सबों पदार्थों को संग्रह करके वह भोजन को क्या करता है, तैयार करता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आगे प्रश्न क्या दिया गया है, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? वह इसीलिए नहीं होती, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, 11 दिया गया है कि कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके शरीर में प्रकाश संश्लेषण अंग नहीं होते, ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा तथा पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण आता है? तो अमीबा एवं पैरामीशियम में क्या होता है, परपोषी होता है, परपोषी पोषण होता है, परपोषण होता है। चलिए आगे और प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, पौधे CO2 का कहां से ग्रहण करते हैं? तो पौधे CO2 का ग्रहण जो है वातावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से वह करते हैं। इसके बाद आहार नाल का मुख्य भाग क्या है? यानी कि आहार नाल का मुख्य भाग क्या है? तो आहार नाल का मुख्य भाग मुख है। उसके बाद दिया गया आपका आमाशय हो गया, उसके बाद छोटी आंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ग्रासनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है आपका निगल द्वार जिससे भोजन ग्रहण करते हैं, एक होता है आपका कंठ द्वार जिससे क्या लेते हैं, हम सांस लेते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरुआत होती है? तो मनुष्य में पाचन जो होता है मुख से शुरुआत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पचे हुए भोजन का पाचन जो होता है उसका अवशोषण क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? तो छोटी आंत में होती है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर कितना होगा, 18। क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है? पत्तियां में पाया जाता है, लिप्स में पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19वां प्रश्न क्या दिया गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या क्या निर्माण करते हैं? तो CO2 द्वारा ग्लूकोज निर्माण करते हैं और H2O द्वारा O2 का निर्माण करते हैं। ये भी आपको प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिस जीव के शरीर से भोजन ग्रहण करता है, जो जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और जिस जीव से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं, उसे हम पोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृत जीवी पोषण होता है। समझ गए, मृत जीवी पोषण होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे की वीडियो को जाकर देखिए, तभी आपको समझ में यह प्रश्न आएगा। ये नहीं कि कहीं से वीडियो आप उठा कर देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन से अंग से CO2 का प्रवेश द्वार है? कौन सा अंग से हम CO2 यानी कि पौधा जो है ऐसा कौन सा अंग है जिससे CO2 ग्रहण करता है? तो पतिया में क्या पाता है? स्टोमेटा द्वारा CO2 को ग्रहण करता है, O2 को बाहर निकलता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अमीबा का पाचन क्या होता है? तो अमीबा का पाचन रसधानी में होता है, जबकि मनुष्य में जो पाचन होता है वह छोटी आंत में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग क्या होते हैं? तो मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग आहार नाल होता है। उसके बाद जीव की ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? तो जीव की ऊपरी सतह में स्वाद कली पाया जाता है, जिससे किसी भी पदार्थ का हम स्वाद चख सकते हैं, मीठा है या खट्टा है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आगे प्रश्न दिया गया है 27। मुख गुहा से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो मुख गुहा से एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासनली के दीवार में होने वाली फैलाव एवं सिकुड़न को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। यानी कि फैलता है, सिकुड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कर्माकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को यानी कि जो भोजन लेते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा लेते हैं, तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम पचाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर 31 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आहार नाल के सबसे लंबे भाग क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं।
33 क्वेश्चन, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, आप जानते हैं, है ना। उसके बाद है आपका अपचा भोजन कहाँ अवस्थित रहता है? तो अपचा भोजन छोटी आंत में जो होता है आपका अवस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ नली को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं या सिक्कम कहते हैं, क्लोन या सिक्कम कहते हैं। तो ये प्रश्न हमने क्लियर करवा दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजें ताकि सभी को लाभ मिल सके। यदि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि आती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।